नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का कृषि जगत कार्यक्रम में। शो पर आज हम बात करेंगे मछली पालन और इसके प्रबंधन के बारे में, और ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे मिश्रित मछली के बारे में कि इसका प्रबंधन कैसे होता है, कैसे रख रखाव किया जाता है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। आप फिशरीज डिपार्टमेंट में ऊना में कार्यरत है। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। विवेक, ऐसा माना जाता है कि आने वाली जो सदी होगी वो जलीय कृषि की होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि आने वाले समय में आदमी जो है अपने जो सारे संसाधन हैं उनका उपयोग कर चुका होगा और फिर जलीय यानी कि पानी की तरफ बढ़ेगा अपने भोजन व्यवस्था के लिए। तो ऐसे में जो मछली पालन का जो हमारा है ये बहुत इसका जो है बहुत बढ़ जाता है ये। तो इसके बारे में आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड के बारे में एक्सपर्ट भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मिश्रित जो मछली संस्कृति है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये है क्या है बेसिकली। जी, अगर जैसे आपने बात की कि आने वाली सदी जो है मत्स्य पालन का सदी होगी एक तरह से जी, तो इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन या मानव सभ्यता की जब शुरुआत हुई तो उसमें जो था सबसे पहला जो मानव ने शिकार करना सीखा था जी, या सीखा होगा, वो मछली का शिकार करना ही उसने सीखा था। अब हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे पास संसाधनों की कमी हो रही है, ज़मीन की कमी हो रही है एग्जैक्टली, और खाने की डिमांड बढ़ रही है। तो इस स्थिति में अगर हमें किसी एक जगह से कहीं से अगर टोटल आउटपुट मिल सकती है और एक संतुलित आहार मिल सकता है तो वो मत्स्य पालन से ही संभवतः हो सकती है। इसमें मत्स्य पालन में रोजगार की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और मत्स्य जो आहार है वो भी एक संतुलित और अच्छा आहार माना जाता है। अगर हम बात करें मिश्रित मत्स्य पालन की तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में 6 मुख्य तरह की मछलियां हैं जिनको हम एक साथ पाल सकते हैं जी, जिसमें कार्प उनको कल्चर हम बोलते हैं। इसमें 3 तो इंडियन मेजर कार्प हैं, जैसे रोहू, कतला और मृगल है। इसके अलावा ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है और सिल्वर कार्प है। ये 6 तरह की मछलियां हैं जिनको कि इकट्ठा जब पाला जाता है तो उसे मिश्रित कल्चर हम कह सकते हैं। यानी कि एक ही जगह पे आप अलग अलग तरह की मछलियों को पाल सकते हैं जी, क्योंकि ये मछलियां एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती हैं। इनके फीडिंग जोन अलग अलग होते हैं और सभी की सभी शाकाहारी होती हैं। और जहाँ पे एक तालाब में अगर एक वैरायटी की आप मछली तैयार करते हो तो उसमें जो प्रोडक्शन होगी वहाँ पे अगर आप 6 तरह की मछलियाँ डालते हो तो उसमें जहाँ पे एक मछली तैयार हो रही है उसी तालाब में आपको 6 मछलियाँ मिल रही हैं। मतलब आपका प्रोडक्शन जो है 6 गुना उसमें बढ़ जाता है। पर क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसमें आपको सावधानियाँ रखने की भी जरूरत होती है बहुत ज़्यादा। इसलिए मत्स्य पालन में, मछली पालन में जो मिश्रित कल्चर है इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है, परंतु इसमें केयर की जरूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। वही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी के बारे में आप बताएं कि किस तरह की केयर चाहिए, किस तरह की सावधानियाँ चाहिए। जी, अगर मैं बात करूँ एक तालाब की, तालाब को अगर हम एक छोटा सा इकोसिस्टम मान लें तो एक तालाब में 3 तरह के रिलेशन है जी, जो अगर हम एक बात करें मछली, दूसरा है पानी और तीसरा है पानी में रहने वाले मछली के अतिरिक्त जो कीटाणु और जीवाणु सूक्ष्म रूप से पाए जाते हैं। इन तीनों का एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है तालाब के इकोसिस्टम में। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो मछली स्ट्रेस में आ जाएगी और मछली अगर स्ट्रेस में आ जाती है तो उसकी पैदावार में कमी होती है। मतलब जो मछली हमें एक साल में जिसकी मान लीजिए 1 से 1.5 किलो जिसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी उसकी ग्रोथ रह जाएगी आधा से पौना किलो या उससे भी कम। अगर मछली में बीमारी लगती है तो आप जो हमारे किसान भाई हैं उनको मछली के जो मृत्यु होगी उससे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रोथ में भी कमी होगी। इसलिए इन सावधानियों को अगर हम बेटर पैरामीटर जो उसमें पाए जाने वाले जीवाणु और कीटाणु हैं और जो मछली है इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में अगर हम रखें तो इन तीनों का अगर हम बैलेंस बना के चलें तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट मछली को मिलेगा और उसकी मछली की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और जो किसान है उसको रिटर्न भी ज़्यादा इसमें मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात आप हमारे आज दर्शकों से साझा कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
ये जो तालाब की बात कर रहे हैं आप, उस तालाब की कितनी गहराई होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ताकि एक जो व्यावसायिक तौर पे कोई अगर ये उद्योग अपनाना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या संभावना रहती है, वो सब थोड़ा बताएं आप हमें। अगर हम एक अच्छे तालाब की बात करें तो एक तालाब जो है ढलानदार तालाब होना चाहिए, उसकी जो साइडें हैं वो ढलानदार होनी चाहिए जी। और दूसरा उसमें तालाब की जो गहराई है वो 5 से 6 फीट तक होनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम 5 फीट पानी और मिनिमम जो है 3 से 4 फीट पानी उसमें रहना चाहिए एट ए टाइम। जी। अगर 5 फीट से ज़्यादा पानी है तो उसमें आपको आउटलेट बॉल्ब उसमें लगाने पड़ेंगे ताकि जो पानी है वो बाहर चला जाए, और एक फुट का उसमें कम से कम फ्री बोर्ड होना चाहिए ताकि पानी ओवरफ्लो के बाहर ना जाए। अगर ओवरफ्लो के बाहर जाएगा तो जो तालाब के तटबंध हैं उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है हमें 5 फुट के लेवल तक ही रखना है और 1 फुट का फ्री होल्ड रखे उसमें, वो एक अच्छा तालाब मछली के लिए माना जाएगा। और कम से कम अगर हम व्यावसायिक तौर पर बात करें कि एक व्यावसायिक खेती करने के लिए तो मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर का अगर आपका तालाब है, अगर हम कनाल में बात करें तो 2 कनाल या 1 बिघे का जो तालाब है वो सफिशिएंट होता है, जिससे कि आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हो और अपनी आजीविका जो है कमा सकते हैं। जी। तो अपन पानी की बात करें, तालाब की बात करें, उस तालाब के अंदर जो पानी है, जो उसका जो माप है, यानी कि उसके अंदर किस तरह का होना चाहिए, गर्म कितना गर्म होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए, ये कैसे पता लगाया जाए ताकि उस वातावरण में जिसको हम मछली को पाल रहे हैं ताकि वो उसमें बिल्कुल वो स्वस्थ रहे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, अगर मैं वाटर पैरामीटर्स की बात करूं तो वाटर पैरामीटर एक ऐसा फैक्टर है जो कि मछली के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। जी। अगर आपका पैरामीटर सही है तो मछली स्वस्थ होगी, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें बीमारी लगने के कम चांसेस होंगे। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मछली इस स्टेज तक ना पहुंचे कि उसको बीमारी लग जाए, क्योंकि उसकी जो बीमारी अगर एक बार लग गई मछली में तो उसको ठीक करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है और मछली की जो कॉस्ट है उसमें इंक्रीज हो जाता है, तो किसान को जो है उसमें फ़ायदा नहीं रहता है। वैसे आपको यहाँ रुकूंगा, आपने बीमारी की बात कही है मछली की, ये जो मछली की जो बीमारियाँ होती है, किस तरह की बीमारियाँ होती हैं, कैसे पता चलता है कि जो मेरे पास मछली है, जो मेरे तालाब में मछली है, ये बीमार है? जी, अगर एक जैसे आप तालाब का निर्माण करते हैं, उसमें मछली पालन कर रहे हैं आप, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जब मछली को आप फीड डालते हैं तो फीड डालने पे मछली जो है एकदम फीड पे आ जाती है और फीड को ख़त्म कर देती है। विद इन 5 to 10 मिनट मछली उस फीड को खा लेगी अगर आप फ्लोटिंग फीड मछली को डाल रहे हैं। जी। इसके अलावा अगर मछली स्लगिश है, वो फीड नहीं ले रही है और आपको लग रहा है कि वो पानी से एक मछली कुछ समय बाद जंप करती है बाहर, तो आपको लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं मछली में प्रॉब्लम है, यानी कि वो सुस्त सी दिख रही है, सुस्त दिख रही है। सुस्त अगर मछली आपकी है तो मछली में प्रॉब्लम है। और अगर उसमें वो बार बार जंप कर रही है पानी के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली मछली जो तालाब होता है उसमें नॉर्मली मछली जंप नहीं करती कभी। हाँ, आईएमसी मछली है, वो जब आप पानी बाहर से फेंकते हो फुहारा बना के तो उसमें वो जंप करती है, वो नेचुरल है। परंतु अगर बिना उसके वो मछली कभी कभी जंप कर रही है या साइडों में अपने आप को रगड़ रही है दीवार के साथ आगे, तो आप उसमें समझिए कि उसमें किसी तरह की कोई बीमारी है और उसमें आपको उसमें फिर उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। वो ट्रीटमेंट किस तरह से होता है फिर वो? हाँ, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें हमारी मछली को किस तरह की बीमारी हो सकती है या उसमें किस तरह का सिम्टम है। जी। तो मछली में अलग अलग तरह की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ हो सकती हैं, फंगल डिजीज़ हो सकती हैं या पैरासिटिक डिजीज़ हो सकती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम जो दर्शक देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो किसान साथी इस फील्ड में है उन्हें भी अधिक जानकारी मिल पाई है। जी, अगर मैं बात करूं बीमारियों की तो जैसे बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हैं तो ये मछली में तब तैयार होंगी जब आपका पानी दूषित हो जाएगा। अगर एक तरह से पानी आपका दूषित हो गया है तो उसमें बैक्टीरियल लोड और वायरल लोड बढ़ जाता है। नॉर्मली भी बैक्टीरिया होते हैं पानी में, परंतु अगर आपका पानी साफ इन द सेंस कि मछली के बिल्कुल अनुरूप होगा तो उसमें बैक्टीरियल और जो वायरस है वो कम होगा और मछली को इतना इफेक्ट वो नहीं डालते हैं। वायरस तो इन्फेक्ट नहीं होता है। तो अगर मछली में ऐसा कुछ है और आपकी मछली फीड नहीं ले रही है तो आपको उसके प्रति सतर्क हो जाना पड़ेगा। आपको कुछ मछलियाँ निकाल के उनका थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा। क्या मछली के ऊपर जो एक लेयर होती है, फिसलन भरी लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। अगर वो बहुत ज़्यादा म्यूकस लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप उसमें समझिए कि इसमें किसी तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ लग चुकी है। अगर मछली फूल गई है
एबनॉर्मल तरीके से, तब भी उसमें प्रॉब्लम है। और आप मछली के गिल्स चेक करिए, उसका जो गलफड़े हैं उनको उठा के और उनको आप गिल्स को चेक करें, तो अगर गिल्स में किसी तरह के आपको लग रहे हैं, कोई वाइट स्पॉट हैं या डॉट हैं, तो आप उसमें सतर्क हो जाएं और उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन, और किसी स्पेशलिस्ट जो आपके वहाँ पर नज़दीकी या हमारे जो मत्स्य अधिकारी हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आप बोलिए, वो आके उसमें चेकअप करेंगे। या फिर आजकल मत्स्य सेतु एक ऐप चलाई है विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उस पर आप अपने सिम्टम देखिए, उस मछली के सिम्टम आप वहाँ पे डालिए, आपको वहाँ पे डायग्नोज वो बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। बाकी विभाग के साथ आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको उसमें ट्रीटमेंट बता देंगे। हर मछली के लिए, हर बीमारी के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन में उसको हम कॉटन एक तरह का कॉटन वूल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। सर्दियों में अक्सर मछली में ये पाया जाता है, आईएमसी में। अगर पानी दूषित है तो फंगल इन्फेक्शन मछली को हो जाएगा और उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर वूल की तरह जो है वो बन जाएंगे, तो वो स्पॉट बन जाएंगे या वाइट स्पॉट बन जाएंगे। तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें मछली को फंगल इन्फेक्शन हो गया और उस मछली को अगर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिलता है तो वो उसकी मॉर्टेलिटी हो सकती है। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। इससे पहले कि मेरे मन में एक प्रश्न आया है, विवेक जी, मान लीजिए आज जैसा आपने बता रहे हैं कि एक तालाब के अंदर मान लीजिए 1 या 2 मछलियां बीमार हैं, उन्हें कोई बीमारी आ गई है, तो क्या वो जो दूसरी मछलियां हैं उन पे भी वो बीमारी असर कर सकती है, वो भी उनकी पकड़ में आ सकती है? ऐसे तो जो आपका पूरा पॉन्ड है, जो पूरा तालाब है, वो सारी की सारी फिर मछलियों में बीमारी लग जाएगी, फिर ऐसा हो सकता है क्या? जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली ये नहीं होता है जी। नॉर्मली क्योंकि आपका जो मछली को जो बीमारी लगेगी वो लगेगी पानी के दूषित होने की वजह से, या वाटर पैरामीटर अगर अप डाउन हो जाते हैं तब। अगर वो बीमारी लगती है तो उसमें सबसे पहले पकड़ में आती है जो कमज़ोर मछली होती है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, वो पकड़ में आ जाएगी। ये जो पानी में जो बीमारी की आप बात कर रहे हैं, तो ये फीड से आती है या कहाँ से आती है बीमारी फिर ये? मैं अगर बात करूं जैसे वाटर पैरामीटर्स जो हैं हमारे, जी। वाटर पैरामीटर में 3-4 पैरामीटर होते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसको हम डीओ बोलते हैं। इसके अलावा पीएच होता है, पीएच वैल्यू होती है। इसके अलावा टेम्परेचर जो पानी का है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। अमोनिया, ये जो है ये कुछ पैरामीटर हैं, इनकी कुछ एक लिमिटेड वैल्यू होती है। अगर उससे ऊपर नीचे ये होते हैं तो ये मछली को प्रॉब्लम करेंगे और मछली उसमें बैक्टीरियल लोड बढ़ेगा और मछली को जो बीमारी लग सकती है। जी। अगर मैं बात करूं डीओ की, तो डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम से कम 5 मिलीग्राम से ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में आती कहाँ से है? जो हमारे कुछ सूक्ष्म पेड़ पौधे जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, वो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है तैयार करते हैं, जो पानी में घुल जाती है। उसी ऑक्सीजन को जो है मछली यूज करती है। अगर आपकी मछली कम है, ऑप्टिमम मछली आपकी जितना एरिया है उसके हिसाब से आपने मछली डाली है, तो उसमें प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं आती है। परंतु आजकल किसान ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में और ज़्यादा व्यवसायीकरण के उसमें आजकल सघन कल्चर उसमें कर रहे हैं, जिसको हम इंटेंसिव कल्चर या सेमी इंटेंसिव कल्चर बोलते हैं। उसमें मछली की संख्या जो है ज़्यादा रखी जाती है पॉन्ड में। नेचुरली अब फार्मर अधिक मुनाफे के लिए कमाई कर काम करेगा। जी। अब जब सघन आप कल्चर करते हैं उसमें समस्या कोई नहीं है, पर उसमें आपको वाटर पैरामीटर की डेली आपको उसकी चेकअप करना पड़ेगा और डेली उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और जब अगर आपको लगता है कि ऊंच नीचे हो रहे हैं तो उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो वाटर एरिएटर आते हैं आजकल, जिनमें पंखे लगे होते हैं, वो घूमते हैं वो, और वो जो है पानी में बुलबुले तैयार करते हैं और उससे जो है पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है। इसके अलावा आप फुवारे लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को बढ़ा देती हैं। तो विवेक जी, आपको रोक रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस हिसाब से जितना विस्तार से आप बता रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा काम है किसान के लिए फिर? जी, अगर हम बात करें सघन कल्चर की और अति सघन कल्चर की, तो उसमें एक फार्मर को एक छोटा सा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। जी। इसमें कार्य आपको मैनुअल वर्क ज़्यादा नहीं है, परंतु इसमें टेक्निकल वर्क ज़्यादा है। आपको वाटर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी वो। जी। उसमें कोई आपके पास दो राय नहीं है। डेली 2 या 3 बार उसकी वाटर मॉनिटरिंग कीजिए, आप पैरामीटर को चेक कीजिए। अगर पैरामीटर डाउन या राइज हो रहे हैं तो उसमें आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए पानी को। जैसे पीएच की अगर हम बात करें, पीएच क्या है? पीएच एक वैल्यू है जो कि 1 से लेकर 14 तक होती है। नॉर्मली जो मछली के तालाब के लिए पीएच मानी जाती है वो बेस्ट पीएच है 7.5। अगर नीचे पीएच जाती है तब भी मछली को प्रॉब्लम होगी, ऊपर जाती है तब भी प्रॉब्लम होगी। नीचे जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऊपर कंपैरेटिवली कम रहती है। धूप के टाइम अगर आप पीएच चेक करेंगे तो उसमें पीएच में राइज हो जाता है, पर वो नॉर्मल है।
पर सुबह के टाइम अगर आप पीएच चेक करते हैं और वो 9-10 आती है तो वो नॉर्मल नहीं है, तब आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर पीएच कम हो गई है, 5 या 4 या 5 पे चली गई है, तब भी आपको सतर्क हो जाना, तब भी आपको उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। उसके लिए हम चूने का छिड़काव करते हैं पानी में। जो चूना होता है उसको पानी में घोल के उसके सारे तालाब में उसका छिड़काव कर देंगे। अगर कम हो गई है पीएच, तो कम पीएच को बढ़ाने में चूना मदद करता है और वो उसको 6 या 7 तक ले आता है। अगर पीएच ज़्यादा हो गई है तो आपको पानी में फिटकरी का यूज़ करना है। फिटकरी को घोल के पानी में डालना है, उससे आपकी पीएच जो है डाउन आ जाएगी और आपकी पीएच जो है मेंटेन हो जाएगी। अगर आपकी पीएच जो है 6.5 से 8.5 के बीच में रहती है, जो ऑप्टिमम लेवल है या एक्सेप्टेबल लेवल उसको हम बोल सकते हैं। ऑप्टिमम तो है 7.5, तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए और इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कम ज़्यादा हो रहा है तो आप चीनी और फिटकरी का छिड़काव करते हैं एज पर जो रिकमेंडेशन है, जो लिटरेचर के हिसाब से या किसी अधिकारी से पूछ के या मत्स्य सेतु ऐप के हिसाब से जो मैंने बताया। तो जो किसान साथी इस फील्ड में आना चाहते हैं या जिन्होंने इस तरह से ये जो मत्स्य पालन है वो करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से होती है, कितने दिन की होती है और कब कब होती है? क्योंकि तभी जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये मछली पालन करना चाहिए फिर, जब तक अनटिल और अनलेस आपको पूरी ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो मत्स्य विभाग द्वारा समय समय पर जो है ट्रेनिंग शिविर आयोजित किए जाते हैं जी, जिसमें जो मत्स्य पालक हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हम देख लेते हैं कि जहाँ पे मत्स्य पालक ज़्यादा हैं उस एरिया में शिविर आयोजित करते हैं ताकि वहाँ पे आके मछली पालन के विधियाँ उनको बताई जा सकें जी। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया आजकल डिजिटल युग का ज़माना है, तो आप अपने जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उसमें मत्स्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें जो भी आपको समस्या है उसमें डालिए। बहुत दुनिया छोटी हो गई है फ़ोन के आने के बाद। जी, तो एक उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे वाटर पैरामीटर होता है, एक उसमें अमोनिया होता है। अमोनिया क्या है, अमोनिया कहाँ से आता है? जी, जो हम पानी में मछली को फीड देते हैं, फीड जो मछली की होती है, मैं उसी पे आने वाला था कि सीड और फीड के बारे में, लेकिन आप पहले अमोनिया की बात कर लीजिए। तो फीड जब हम मछली को देते हैं तो प्रोटीन रिच फीड होती है ये। जब प्रोटीन रिच फीड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा होगा तो मछली जो है उसका जो वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया जो है वो मछली के लिए टॉक्सिक है। बिल्कुल। अगर अमोनिया मोर देन 2 अगर उसकी वैल्यू चली जाती है 2 ppm तो मछली की मृत्यु संभव हो सकती है। तो ऑप्टिमम वैल्यू जो अमोनिया की है वो 0.5 से नीचे रहनी चाहिए। जी, नीचे रहनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 2 से ऊपर चली जाती है तब भी वो खतरनाक स्थिति हो जाती है। जी। नेचर में क्या था, नेचर में ऐसा नहीं था कि अमोनिया भी तैयार हुआ, पहले तैयार नहीं होता था। नेचर में जब अमोनिया मछली से तैयार होता था, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो मछली खाती है उसमें भी फिर अमोनिया तैयार हो, वेस्ट है उसका अमोनिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फीकल मैटर है उसका वो। तो जब वो वेस्ट तैयार हो रहा है तो हमारी सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं। जी, वो क्या करते हैं, वो उस अमोनिया को ब्रेक डाउन कर देते हैं नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में। तो जो नाइट्रेट है वो मछली के लिए हानिकारक नहीं है, परंतु नाइट्राइट और अमोनिया जो है मछली के लिए हानिकारक है। तो अगर हम उसमें 2 तरीके हैं, एक कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनकी जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए पानी में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को कौन सी कंडीशन स्थिति है, उसको चाहिए ऑक्सीजन। जी, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया है। तो आपका डीओ लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर डीओ लेवल कम हुआ, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका पीएच लेवल अप डाउन जाता है तब भी उसमें आपकी जो बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है। जी, जो बैड बैक्टीरिया वो बढ़ जाएंगे, जो गुड बैक्टीरिया वो कम हो जाएंगे। इसकी वजह से वो हमें इसकी जो सारे पैरामीटर हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जी, 30 से ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाए तो मछली स्लगिश हो जाती है। जी। 15 से नीचे टेम्परेचर आ जाए तब भी मछली स्लगिश हो जाएगी और वो फीड नहीं खाएगी। तो बेस्ट टेम्परेचर बेस्ट ग्रोथ के लिए हमारा जो है 20 से 25 20 से 25 के बीच में। हाँ, 20 से 25 के बीच में उसमें मछली फीड भी अच्छे से लेती है। बाकी जो हमारे जो बाकी पैरामीटर हैं वो भी ऑप्टिमम रेंज में रहते हैं और मछली को उससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जी, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ एक और, हमारे जो आजकल हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा किसानों में के फार्मों पे पहुँच चुकी है डिजीज़, वो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जिसको हम बोलते हैं मछली की जुएँ। जी, जी, जी। तो मछली की जुएँ जो हैं, ये मछली की जुएँ? जी,
मछली की जुएं किसी ने आज तक सुना नहीं होगा, ना फार्मर्स को पता होगा। मेरे लिए भी वाकई ये तो नया है कि मछली में भी जुएं पड़ सकती हैं। मछली में जुएं पड़ जाती हैं, और एक बार अगर आपके तालाब में वो जुएं पहुंच गई तो उनको निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसको आप निकाल नहीं सकते। अगर आपने पूरे तालाब को सुखा दिया, मछली को निकाल दिया, तब भी जो उन जुओं का अंडा है वो 2 या 3 साल तक सरवाइव कर जाता है जी। अगली बार जब आप उसमें मछली डालोगे और उसमें पानी भरोगे, वो जुएं दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगी। गर्मियों के टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक अंदेशा है कि अगर हम मछली में जुओं की ट्रीटमेंट ढंग से नहीं करते हैं तो एक मछली में 1 किलो की जो मछली होगी एक साल में, उसमें 200 से 300 ग्राम वजन में वो फर्क डाल देती है। इतनी वो मछली का जो है वो उसको वेट गेन करने में कमी कर देती है, क्योंकि वो ज़्यादा खा जाएंगी। अब सोचिए आप अगर आपने 10,000 मछली डाली तो खुली आंख से देखा जा इस जूं को क्या खुली आंख से देखा जा सकता है, या इसलिए कोई माइक्रोस्कोप से पता लगाना पड़ेगा फिर इसको? सबसे पहले आपको अपने तालाब का ध्यान रखना पड़ेगा। जो फार्मर होता है वो तालाब पे रहता है, उसको तालाब में एक्टिविटी का पता रहता है मछली का। बिल्कुल। अब होता क्या है कि सुबह के टाइम, दिन के टाइम या रात के टाइम बिल्कुल कूल एंड काम होता है तालाब, बिल्कुल उसमें मछली की हलचल नहीं होती है जी। उस टाइम अगर मछली जंप कर रही है तो आपको समझना चाहिए कि इस मछली में जुएं पड़ गई। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट हो जाना चाहिए। दिन के टाइम अगर मछली आ रही है और अपने आप को साइडों में रगड़ रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसको खारिश हो रही है और उसमें जुएं पड़ी हैं। अगर आप मछली को बहुत ज़्यादा जुएं पड़ जाएंगी तो मछली मर भी सकती है। नॉर्मली मरती नहीं है इससे, पर इसमें वेट लॉस हो जाता है मछली का बहुत ज़्यादा। तो आपका जो आपकी जो व्यापारिक तौर पर आपको जो फायदा होना चाहिए था वो आपका उतना कम हो जाएगा। अगर 1 किलो में 300 ग्राम मतलब 30% आपका लॉस हो गया। तो विवेक जी इसका फिर क्या उपाय क्या है, किस तरह से? इसमें एक दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं डेल्टामेथ्रिन। ये बाजार में ब्यूटॉक्स के नाम से आती है, व्यापारिक नाम इसका। इस दवाई को आपको मछली को पानी में घोल के जो है, ग्लव्स वगैरह पहन के इसको पानी में घोले, 15 से 20 ml जो है एक बारी में 2 से 3 बाल्टियों में इसको घोले, प्लास्टिक की बाल्टी में घोले, और ये 1 एकड़ तालाब के लिए सफिशिएंट होती है जी। 1 एकड़ तालाब, 1 एकड़ यानी 4000 स्क्वायर मीटर की। अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर मीटर के लिए, उसके लिए 5 ml जो है सफिशिएंट है। उसको हम पानी में उसका छिड़काव कर दें जी, ठीक है जी। उसके बाद 5 दिन बाद दोबारा से वही हमें प्रक्रिया दोहरानी है, 2 बार। उसके बाद 5 दिन बाद फिर उस प्रक्रिया को दोहराना है। मतलब हमें 1 बार दवाई नहीं देनी है, वो 3 बार हमें दवाई देनी है 5-5 दिन बाद जी। उसकी वजह यह है क्योंकि पहली बार जब आप दवाई देंगे जो बड़ी जुएं हैं वो सारी मर जाएंगी जी। पर जुओं की टेंडेंसी होती है कि वो मरने से पहले अंडा छोड़ जाती हैं ताकि अगली जनरेशन। क्या ये भी रिसेंट पास्ट में इस तरह की ये आपने कहीं इसके देखे हैं इस तरह की? जी, हमारे काफ़ी फार्मों पे होती हैं और उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं और फार्मर्स को भी सजेस्ट करते हैं। ये काफ़ी फार्मों पे ये पहुंच चुकी है, क्योंकि एक बार जो बड़ी मछली में जो बड़ी जू है उसका तो पता लग सकता है। अगर बच्चे में आपका अंडा कहीं से दे गई है मछली तो उसका आप पता नहीं लगा सकते हैं। आपने वो बाहर से बच्चा लाए, आपने ला के डाल दिया, वो वहाँ पे डेवलप हो गया और उसने आगे अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। तो जब दूसरी बार आप उसमें दवाई डालोगे तो जो पहले वाली का अंडा उसने दिया होगा, जो उस टाइम तैयार होगा, वो अंडा उस टाइम 5 दिन में, इसका 7 दिन का लाइफ साइकिल होता है, 5 दिन में वो अंडा जो है बड़ी एक प्रॉपर एडल्ट जू बन जाएगी और फिर वो जब दूसरी बार आप दवाई डालोगे तो वो मर जाएगी जी। तीसरी बार जब आप दवाई डालोगे तो जो पहली वाली मछली थी जिसने पहले दिन अंडा दिया था जब आपने दवाई डाली थी, तो वो जो है 10 दिन बाद जो अंडा जो है 9 दिन बाद जो वो तैयार हो जाता है, प्रॉपर जू बन जाती है वो जी, ठीक है। तो उसको आप जब तीसरी बार दवाई डालेंगे तो वो वाला भी उसका साइकिल ब्रेक डाउन हो जाएगा। 3 बार आप बैक टू बैक डालोगे तो 100 में से आप ये मान के चलिए कि आपकी 90 जुएं खत्म हो जाएंगी जी। उससे ये होगा कि आपका पूरा सीजन आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये रोकथाम इसकी हो सकती है? हाँ, रोकथाम है पर एक लिमिट तक है, आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है तालाब में अगर मछली जंप मार रही है तो आप सतर्क हो जाएं। अगर तालाब में जैसे साइडों में घास होती है लगी हुई, छोटी छोटी घास, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर उसमें ब्लैक डॉट लगे हुए हैं, कहीं छोटे छोटे डॉट लगे हैं उस घास पे, तो वो उस मछली के अंडे हैं जो पक चुके हैं। अंडे नहीं, जू के अंडे हैं जो पक चुके हैं और जो तैयार होने वाले हैं। अगर जब आपने दवाई डालनी है तालाब में, जब आपने जू के लिए दवाई डालनी है तो उसमें ऐसा करना है कि तैरने वाली घास फेंक देनी है पूरे तालाब में, ठीक है। क्योंकि मछली की टेंडेंसी क्या है कि जब उसको आप दवाई डालेंगे, जब वो मरने वाली होगी तो वो अंडा छोड़ेगी। अंडा कहाँ छोड़ेगी? जो तैर रही होगी घास उसके ऊपर जी 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 जी, ठीक है। तो जैसे ही वो अंडा छोड़ेगी उस घास को आप बाहर निकालिए, उसके ऊपर आप देखेंगे बीच में लाइनें बनी होती हैं, छोटे छोटे महीन अंडे होते हैं व्हाइट कलर के जी। तो उस घास को आप निकाल के जला दीजिए।
रखना नहीं है उसको, क्योंकि वो अगर आपने रखा तो अगर वो 3 साल बाद आपने पानी में डाला तो वो जूं फिर से तैयार हो जाएगा। विवेक जी, थोड़ा सा संक्षेप में फीड और सीड के बारे में आपसे मैं हाँ, जानना feed- चाहता हूं, बहुत ही संक्षेप में 30 सेकंड के अंदर। सीड जब भी आप लें सर्टिफाइड हैचरी से सीड लें, आजकल सर्टिफाइड हैचरी है, अच्छी क्वालिटी का सीड लें और स्टंटेड ग्रोथ वाला सीड लें जो पिछले साल का हो, उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। फीड आप अच्छी क्वालिटी की फीड डालिए, फ्लोटिंग फीड डालिए, क्योंकि मछली को अगर नीचे फीड, कुछ मछली का फीडिंग जोन ऊपर होता है, अगर वो फीड नीचे बैठ जाती है वो नहीं खा पाती हैं। अच्छी फीड दीजिए, फ्लोटिंग फीड दीजिए, प्रोटीनेसिस दीजिए और आपकी उसमें अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे और एक बहुत अच्छा आपको उसमें मुनाफा भी हो सकता है। विवेक जी, आज आपने बहुत ही विस्तार से आज मछली पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे आज अपने मछली पालक किसानों को दी है। आज उनको बहुत फ़ायदा होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, तो धन्यवाद। फिलहाल कृषि जगत कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।